हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चिंटू कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अनुसंख्या गुणधर्म। यह अनुसंख्या गुणधर्म 5 नंबर के पूछते हैं एग्जाम में। 5 नंबर का टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देता है और दिया भी है और देगा भी। तो अच्छा से आप लोग इस वीडियो को देखिए और पढ़िए और समझिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं आप लोग को समझ में आता है या नहीं। अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्या गुणधर्म है क्या? तो यह अनुसंख्या गुणधर्म आदर्श विलयन का एक वैसा गुण है, यह आदर्श विलयन का एक वैसा गुण है जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन यह विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। दोबारा रिपीटेड कर रहे इस पॉइंट को, बस एक लाइन में आपको मेन बातें समझना है। अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्या गुणधर्म आदर्श विलयन का एक वैसा गुण है जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसे अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। यह विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कण के संख्या, विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, लेकिन यह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, यह प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्या गुणधर्म का 4 टाइप होता है, यह 4 प्रकार होता है। इसका चारों प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों प्रकार में से किसी न किसी एक प्रकार से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको चारों प्रकार बारी बारी से कर करके और आशा से समझाया जाएगा। तो पहले चारों प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म का चारों प्रकार है क्या। तो आपको अनुसंख्या गुणधर्म समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन के एगो गुण है जो विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका फर्स्ट टाइप होता है सापेक्षित वाष्पदाब में अनमन। सापेक्षित, सापेक्षित वाष्पदाब में अनमन, वाष्पदाब में अनमन, सापेक्षित वाष्पदाब में अनमन। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वीपी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका दूसरा टाइप होता है हिमांक में अनमन, हिमांक में अनमन, हिमांक में अनमन। डिस्प्रिजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्प्रिजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका थर्ड टॉपिक होता है, तीसरा पॉइंट होता है अनुसंख्या गुणधर्म का तीसरा टॉपिक है हम लोग का क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी। इसका लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट पॉइंट प्रसरण दाब, प्रसरण दाब, प्रसरण दाब। ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। तो बारी बारी से करके इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सापेक्षित वाष्पदाब में अनमन क्या है, हिमांक में अनमन क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, प्रसरण दाब क्या है। यह चारों टॉपिक से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देता रहता है।
तो पहले फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं आज, उसके बाद हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनयन, प्रसरण दाब को देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लोग को समझना है सापेक्षित वाष्प दाब। सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। तो इस टॉपिक को समझने से पहले वाष्प दाब समझते हैं कि हम लोग को वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब क्या है। वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब क्या है। जैसे कि आप लोग सभी कोई केतली से परिचित होंगे। केतली जो चाय जिसमें हम लोग बनाते हैं, रखते हैं। इसमें यहाँ पे पारा लगा दिए, जो बाहर से हम लोग को वेपर प्रेशर को अंदर ना ही आने दे। और ये हम लोग का नीचे में लिक्विड है, द्रव है, जो हम लोग का चाय है, और ऊपर में हम लोग का यह गैस है। तो ये हम लोग का द्रव हो गया, ये हम लोग का गैस है जो वेपर है चाय का। चाय का वेपर हो या कोई भी अन्य लिक्विड का वेपर हो, जो भी है। जब इस द्रव और गैस के बीच में ताप को अचर किया जाता है, जब इस द्रव और गैस के बीच में ताप को अचर किया जाता है, तो अचर किया जाता है तो यह द्रव और गैस साम्य अवस्था में आ जाते हैं। साम्य अवस्था में आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। यह साम्य अवस्था कब होगा, तो जब द्रव के ताप और गैस के ताप क्या होगा, एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा। वो वैसा कंडीशन होगा जब द्रव ना तो गैस में परिवर्तन हो और ना ही गैस द्रव में परिवर्तन हो रहा हो। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। तो यह कंडीशन कब होगा, जब द्रव और गैस यानी कि इन दोनों के बीच में ताप क्या होगा, अचर होगा। जब ताप अचर होगा तब ये हम लोग का द्रव और गैस हम लोग के साम्य अवस्था में होंगे। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, द्रव के ताप को बढ़ाएंगे, वो द्रव का वाष्पीकरण चालू होगा, यानी कि गैस की मात्रा में धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि होगा। और जैसे हम ताप को घटाएंगे, तो ताप को जब जैसे ही घटाएंगे हम, तो यह क्या होगा, यहाँ पे गैस धीरे धीरे संघनित होकर के द्रव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो द्रव और गैस के बीच में जब ताप को अचर करेंगे, तो इसके बीच में एक प्रेशर लगेगा, इसके बीच में एक दाब लगेगा। और इसी दाब को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो आप लोग को बुझा गया होगा, आप सिंपल लाइन में बस अच्छा से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो बस एक लाइन और समझिए, फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि द्रव और गैस के बीच में अचर ताप पर, यह बात आपको जरूर लिखना है कि द्रव और गैस के बीच में अचर ताप पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि अचर ताप पर द्रव तथा गैस के बीच में लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है अवनमन। ये अवनमन के मतलब क्या होता है, तो बस आपको एक लाइन और इसमें जोड़ देना है कि अवनमन हम लोग कहते किसको है पहले, तो अवनमन के मतलब कमी होता है। तो आपको कमी इसमें दिखाना है। तो जब इस ताप को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे ही ताप को कम करेंगे तो द्रव का वाष्पीकरण क्या होगा, रुक जाएगा। वाष्पीकरण रुकेगा तो यहाँ पे गैस का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ही गैस का यानी कि दाब कम होगा तो वाष्प दाब में क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो उसी कमी को हम लोग बोलते हैं सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन। तो एक लाइन आपको इसमें जोड़ देना है, वाष्प दाब में एक लाइन जोड़ देना है कि अचर ताप पर द्रव तथा गैस के बीच वाष्प दाब में होने वाले कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो यह लाइन आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। अचर ताप पर द्रव तथा गैस के बीच में लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं तथा इसके वाष्प दाब में होने वाले कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट देखते हैं, जो एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आता है कि वाष्प दाब में अवनमन को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं।
तो यह 2 नंबर का पॉइंट है कि वाष्प दाब में अवनमन को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। तो वाष्प दाब में प्रभावित करने वाले अवनमन का 2 कारक है। पहला कारक है द्रव के प्रकृति। द्रव के प्रकृति, या द्रव की प्रकृति क्या होता है, द्रव का नेचर क्या होता है, द्रव किस प्रकृति का है, द्रव का प्रकृति क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव जो होता है ठोस के अपेक्षा मुलायम होता है, क्योंकि द्रव के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। जो द्रव के पार्टिकल होते हैं वह ठोस के अपेक्षा जो होता है वह दूर दूर रहता है। वह ठोस के अपेक्षा जो होता है द्रव के पार्टिकल वह जो होता है दूर दूर होता है। चलिए एक तरह का वो कंटेनर ले लेते हैं, बीकर ले लिए, इस बीकर में द्रव का पार्टिकल रख दिए। तो द्रव के कण जो है ठोस के अपेक्षा दूर दूर है, तो इसके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल, तो यह ठोस के अपेक्षा क्या होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि इसका अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जब ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं तो आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा ठोस के अपेक्षा। तो ठोस के अपेक्षा इसका आकर्षण बल जब दुर्बल है तो ठोस के अपेक्षा अधिक मात्रा में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो जब जितना मात्रा में वाष्पीकरण होगा द्रव के पार्टिकल, तो उतना मात्रा में क्या हम लोग को बनेगा, वेपर बनेगा। जब वेपर ज्यादा बनेगा, तो वेपर ज्यादा बन रहा है तो वाष्प दाब क्या लगेगा, ज्यादा मात्रा में लगेगा। तो हम लोग को वाष्प दाब में क्या होगा, वृद्धि होगा, वेपर प्रेशर में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यह सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि वहां पे है अवनमन दे रखा है, हम लोग को ये क्या करे, वाष्प दाब को बढ़ा दे रहा है। क्यों बढ़ा दे रहा है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में अंतराणिक आकर्षण बल क्या है, कमजोर है, और कमजोर होने के कारण इसका वाष्पीकरण की गति क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जब बढ़ेगा तो वाष्प दाब में क्या होगा, वृद्धि। जो वाष्प दाब में वृद्धि होगा तो यह वाष्प दाब को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो द्रव का प्राकृतिक हम लोग का पहला पॉइंट है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है, तो फिर से एक लाइन समझिए कि द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है जो ठोस के अपेक्षा दुर्बल होता है। दुर्बल होने के कारण यह अधिक मात्रा में वाष्पीकरण इसका तेज होता है, वाष्पीकरण इसका अधिक मात्रा में होता है, चाहे वाष्पीकरण इसका क्या होता है, तीव्र होता है। जब तीव्र होगा तब वेपर प्रेशर में यानी कि वाष्प दाब में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है ताप, ताप टेम्परेचर। तो जब द्रव के अणुओं के बीच में ताप को हम बढ़ाएंगे, जब द्रव के अणुओं के बीच में ताप को बढ़ाएंगे तो इसका वाष्पीकरण और भी तीव्र गति से होना चालू हो जाता है। जो वाष्पीकरण कहने का मतलब है जो अंतराण्विक आकर्षण बल इसका थोड़ा सा मजबूत भी था, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो और भी यह टूट करके इधर उधर वाष्पीकरण होना चालू हो जाएगा। वाष्पीकरण होगा यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वेपर बनाएगा, और जब ज्यादा मात्रा में वेपर बनाएगा तो वाष्प दाब में क्या करेगा, यह वृद्धि करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर द्रव के अंतराण्विक आकर्षण बल और भी अत्यधिक दुर्बल हो जाते हैं, और दुर्बल होने के कारण इसके वाष्पीकरण की गति और ज्यादा मात्रा में तीव्र हो जाता है, और तीव्र होने के कारण हम लोग के वाष्प दाब में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो हम लोग का वाष्प दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यह दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक, द्रव, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक है द्रव के प्रकृति और ताप है। तो द्रव की प्रकृति जो होता है, द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है कि दुर्बल होता है, दुर्बल होने के कारण उसका वाष्पीकरण तीव्र गति से होती है, वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। और ताप जो है जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल और भी दुर्बल होगा, और जब ज्यादा मात्रा में दुर्बल होगा तो और भी ज्यादा मात्रा में वेपर का निर्माण करेगा। तो वेपर ज्यादा मात्रा में बनेगा तो वाष्प दाब में बहुत ज्यादा क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विलय, विलय या विलय की प्रकृति। हम लोग के पास पॉइंट आया था कि विलय के प्रकृति है क्या, विलय किस प्रकृति के होते हैं। आगे जाके बहुत हम लोग को इस पॉइंट पे क्वेश्चन उठेगा, अब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एग्जाम में विलय के प्रकृति से। तो विलय दो प्रकृति के होते हैं, एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। तो जो विलय वाष्पशील विलय होते हैं
जो वाष्पशील विलय होते हैं वो विलायक में घुलता है। विलायक जिसमें किसी चीज को हम घुलाते हैं, विलायक, द्रव विलयन को विलायक कहते हैं। या तो ऐसे भी कह सकते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है। तो विलय यानी कि विलायक आपका हो गया दूध, पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब हम लोग का क्या है, विलायक है। और विलय जो घुलता है, चीनी घुलता है, हम लोग चीनी घुलाते हैं, नींबू घुलाते हैं, सोडा घुलाते हैं, सब हम लोग का क्या है, विलय है। तो विलायक और विलय, तो यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि विलय के प्रकृति, तो विलय दो प्रकृति का होता है, एगो वाष्पशील एगो अवाष्पशील। तो वाष्पशील अवाष्पशील कहने से आप लोगों को साफ तौर पे पता चल रहा होगा, वाष्पशील जो वाष्प बनाता है और अवाष्पशील जो वाष्प नहीं बनाता है। तो वाष्प बनाता है तो कहाँ वाष्प बनाता है, जब इसको हम विलायक में डालेंगे यानी कि पानी में डालेंगे चाहे अल्कोहल में डालेंगे, तो जैसे ही डालेंगे उसको तो उकरा में घुलेगा, ये क्या होगा, डिजोल्व होगा। तो जैसे ही में घुलेगा, या तो घुलेगा ना तो संगुणित होगा, यानी कि संगुणन के मतलब जुड़ना होता है। तो जब यह विलय को, वाष्पशील विलय को विलायक में डालेंगे, विलायक में इसको डाला जाता है, तो या तो यह वियोजन होता है इस विलय का, या तो वियोजन होता है या तो संगुणन होता है, संगुणन होता है। जब वियोजन होगा, वियोजन के मतलब टूटना, जिसे डिसोसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो वियोजन होगा तो विलय के कण ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब ज्यादा मात्रा में बढ़ेंगे तो मोल संख्या क्या होगा, बढ़ेगा, मोल संख्या में वृद्धि होगा, मोल संख्या में वृद्धि, मोल संख्या में वृद्धि होगा। लेकिन संगुणन के मतलब जुटना होता है। जब विलय के कण आपस में जुड़ेंगे तो मोल संख्या में क्या होगा, कमी होगा, मोल संख्या में कमी होगा, कमी होगा, मोल संख्या में कमी होगा। जैसे में कौन कौन है ऐसा वाष्पशील विलय, तो बहुत सारा वाष्पशील विलय है जो विलयन में या तो वियोजित होता है या संगुणित होता है। जो मोल संख्या को, जो वियोजन होता है बढ़ा देता है, जो संगुणित होता है वो मोल संख्या को घटा देता है। जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बेंजीन C6H6 etc, बहुत सारा है अलग। और अवाष्पशील कहने से आपको साफ तौर पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो वाष्प नहीं बनाता है, जो विलायक में घुल करके वेपर का निर्माण नहीं करता है, उसी को अवाष्पशील कहते हैं। जो विलायक यानी कि सोलवेंट, विलायक बोले तो पानी, अल्कोहल, दूध या जो भी हो, यानी कि द्रव पदार्थ होना चाहिए। तो इसमें घुल करके ना ही इसका वियोजन होता है, ना इसका डिसोसिएशन होता है, ना टूटता है, ना ही यानी कि इसका डिसोसिएशन होता है, ना ही एसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन बोले तो वियोजन, एसोसिएशन बोले तो इंग्लिश में संगुणन। ना ही इसका वियोजन और संगुणन कुछ भी नहीं होता है। तो अवाष्पशील यानी कि विलय में डालेंगे, बोले विलय को अवाष्पशील विलय को विलायक में डालेंगे तो जस के तस रह जाएगा, यानी कि वो विलायक में क्या होगा, नहीं घुलेगा, तो वियोजन भी नहीं होगा, उसका संगुणन भी नहीं होगा। अब वियोजन संगुणन दोनों नहीं होगा, नहीं होता है। जब नहीं होगा तो मोल अंश नहीं, मोल संख्या में वृद्धि नहीं होगा, मोल संख्या में वृद्धि नहीं होगा, यानी कि मोल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोल संख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका विलयन में, विलायक में वियोजन संगुणन नहीं होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखें सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके कारक में हम लोग विलय के प्रकृति देखें, और इस प्रकृति के अनुसार आगे हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स के नियम। तो वह वीडियो अगले वीडियो में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना आप लोग को समझाया गया। जो भी आपको कमी होगा वो कमेंट कीजिएगा और उसको दोबारा आपको पूरा किया जाएगा। थैंक यू।